बिंदु डायग्नोस्टिक्स परिवार के तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से बिंदु डायग्नोस्टिक्स में कल्चर सेंसिटिविटी एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कैसे होता है, किस तरह से हम लोग इसको विशेष रूप से करते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि ये टेस्ट अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है और इसको उस मरीजों को लिखा जाता है जिसमें कि लगता है क्लिनिशियन को कि इनके शरीर में किसी न किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा और किस तरह का इन्फेक्शन है, किस अंग का इन्फेक्शन है, उसके आधार पे वो सिलेक्शन करते हैं कि सैंपल में किस तरह का सैंपल हम भेजें कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। और हम लोग का एज ए लेबोरेटरी रोल होता है कि वो जो सैंपल बोले हैं, चाहे जिसका कल्चर करना है, यूरिन का हो, स्टूल का हो, या फिर बॉडी फ्लूइड का हो, ब्लड कल्चर हो, CSF हो, या कोई भी जो उनको लगा क्लिनिशियन, वो लिख देते हैं कि कल्चर सेंसिटिविटी आप ये इस सैंपल का कीजिए, ताकि वो उनको उस सैंपल में, उस मरीज में ये पता करना, उनको पता चल जाए कि क्या ये सैंपल में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, और अगर इन्फेक्शन है तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है और वो बैक्टीरिया जो है वो किस तरह के एंटीबायोटिक से उसका लाइसिस होगा, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन होगा, यानी कि उस पेशेंट के लिए उनका वो ड्रग का सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट हो जाता है और लैब के लिए, हम लोग के लिए सबसे डिफ़िकल्ट ये टेस्ट और कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है कि हमको पता करना होता है कि ये सैंपल में कौन बैक्टीरिया है या कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, और क्या नहीं है। अगर नहीं है तो वो भी बताना एक इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। लेकिन जिस बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पता करेंगे, और वो तो हम लोग अनफॉर्चुनेट हैं कि बैक्टीरिया एयर से लेके, मतलब पानी, जल, वायु, थल, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए जो पेशेंट का सैंपल है, ये जो बैक्टीरिया हम लोग पता किए कि ये उन्हीं का बैक्टीरिया सैंपल का है कि ये बाहर से कोई कंटामिनेशन हो गया, मतलब हवा से आ गया या फिर पानी से आ गया, या फिर हम लोग जो लैब में जो कल्चर करेंगे उस मेथड से किसी गंदा जो हम लोग कंटेनर रहा, या हम लोग का जो एक प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं है इंक्यूबेटर का। तो इस तरह से लैब इंड्यूस्ड कंटामिनेशन बैक्टीरिया कल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और सैंपल को हमेशा जितना भी स्टेप 4 रिजल्ट देने से तक में ये कितना हम कंटामिनेशन फ्री करके रखते हैं, मतलब बाहरी बैक्टीरिया का उस सैंपल में नहीं आने देते हैं, ताकि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं हो। और वही उसी पे टोटल जो है कैलकुलेशन है कि कल्चर का रिपोर्ट बेटर है कि नहीं है। तो शॉर्ट में हम लोग एक्चुअली किस तरह से कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं सैंपल में आने से, और जो एंटीबायोटिक का ड्रग का सिलेक्शन जो हम लोग करते हैं उसमें किस तरह का विशेषता है। एक तो हम लोग जो कन्वेंशनल मेथड से करते थे, उस समय अब नहीं करते हैं, तो उसमें 8 से 10 एंटीबायोटिक देते थे और बहुत सारा लिमिटेशन था उसका। और अभी जो हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें 25 से 30 एंटीबायोटिक का हम लोग इफेक्ट देखते हैं। अगर उस सैंपल में कोई बैक्टीरिया अगर आइसोलेटेड हो गया, मतलब है, तो इस तरह से अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्या करते हैं लैब में, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो ये जो हम लोग का जो लैब है, ये कल्चर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर किन्हीं का जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे यूरिन कल्चर का, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो ये टेक्नीशियन है वो
अभी जो सैंपल है यूरिन सैंपल, और उसको लेके जो मीडिया है उस पर वो इनोकुलेशन कर रहे हैं, मतलब उसको स्प्रेड कर रहे हैं उस पर। और ये मीडिया जो होगा उस पर इसके अंदर में बैक्टीरिया का खाना है, और उसके बाद जो है इसको मीडिया पर जब स्प्रेड हो गया, इसको इनोकुलेशन मेडिकल टर्म में बोलते हैं, तो उसके बाद हम लोग फिर इसको इंक्यूबेटर में डालेंगे। यहाँ पे 37 डिग्री टेम्परेचर पे नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी एक्यूरेट रहना चाहिए, और ये ओवरनाइट इसमें रहेगा। जैसे कि वहाँ पर इनोकुलेशन होने के बाद तो इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर भी हम लोग का 37 डिग्री होता है। तो ये ओवरनाइट इंक्यूबेशन होगा, और उसके बाद खाना तो इसको कल्चर मीडिया में है ही, इसका टेम्परेचर भी अच्छा मिल गया तो वो ग्रो करेगा। ग्रोथ होने के बाद वो सरफेस पे कल हम लोग नेकेड उसको हम लोग देखेंगे कि कॉलोनी डेवलप करेगा। और वो जो कॉलोनी अगर डेवलप करेगा तो फिर हम उसी को मानेंगे कि ये हम लोग का सैंपल हुआ, और उसके बाद वो कॉलोनी में देखेंगे कि किस तरह का बैक्टीरिया है। तो उसका अगला स्टेप में हम लोग जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि मतलब बायोसेप्टिक कैबिनेट में इसको यूज किया जा रहा है ताकि बाहर का कोई कंटामिनेशन नहीं जाए। और यहाँ पर ये प्लेटिनम का लूप को स्टेलाइजेशन किया जाता है, एक सैंपल का दूसरे सैंपल में नहीं चला जाए। तो इस तरह से बीच बीच में इसका स्टेलाइजेशन किया जाता है बायोसेप्टिक, जो ये हम लोग का कैबिनेट है। और जो टेक्नीशियन है उनको भी इसका कोई कंटामिनेशन नहीं हो। तो ये जो एक स्टैंडर्ड वही तरीका होता है कल्चर का इनोकुलेशन का, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। और उसके बाद जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ये दिखाओ तो प्लेट जो निकला हुआ है, जो ग्रोथ वाला प्लेट दिखाओ, दो ये वाला दो। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको कल के पेशेंट में इसको जो है सो इस तरह से इनोकुलेशन किया गया होगा। इनोकुलेशन करने के बाद ये रात भर हम लोग का इंक्यूबेटर में था, और अभी ग्रोथ जो हुआ, जो कॉलोनी सब दिखाई दे रहा है, इसी कॉलोनी को उठा के वो हम लोग का रोल हो जाएगा कि इसको हम लोग मतलब क्या कौन सा बैक्टीरिया है। तो अगला स्टेप कैसे पता करेंगे कौन सा बैक्टीरिया है, और उसके बाद ये बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक से इसका लाइसिस होगा, इसके लिए मैंने एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक होगा। तो आप जैसे कि और भी सैंपल में हम लोग देख सकते हैं, कल ही का सैंपल है तो यहाँ भी देख रहे हैं कि सब जैसे कि यहाँ पे कॉलोनी अलग अलग है, जो जिसमें नहीं है ग्रोथ वो देख लो। हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट, ये सब कल का सैंपल है, और इसको हम लोग अभी डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका आईडी नंबर इधर लिखा रहता है पीछे में, सैंपल नंबर हुआ, और इस तरह से ये सब हम लोग इसको सब डिस्पोजेबल है। और अब इस पेशेंट को अगर आप देख रहे हैं, इसमें भी लिखा हुआ है, सीरियल नंबर है, उनका आईडी नंबर लिखा हुआ है, सैंपल लिखा हुआ है, यूरिन है। और इसमें आप देखेंगे इस पे सरफेस पे कुछ भी नहीं देखेंगे आप। ये इस पर भी इनोकुलेशन यूरिन का हुआ, रात भर इनको इसका भी इनक्यूबेशन में हम लोग डालें, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुआ। और इसका मतलब ये सब अब इसको हम लोग हटाना है, फेंकना है, इसको डिस्कार्ड करना है। और रिपोर्ट क्या बनेगा, स्टेराइल, मतलब नो ग्रोथ। तो अगर लैब अच्छा से काम हो रहा है किसी लैब में, कंटामिनेशन नहीं आया, तो अभी जो स्टेराइल लिखने का जो हम लोग का ये सब रिपोर्ट दे रहे हैं कि नो ग्रोथ, वो लिखना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि थोड़ा सा भी कंटामिनेशन होगा, सैंपल लेने के समय में प्रॉपर सैंपल अगर नहीं लिए, मिड स्ट्रीम यूरिन नहीं लिए, अगर बाथरूम गंदा है, या फिर पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि सैंपल को मैंने कंटामिनेशन बचा से दूर करके, कभी कभी यूरिन का वो लोग हम लोग देते हैं कलेक्शन के लिए, तो वो लोग पॉट को खोल के बच्चा को दे देते हैं खेलने के लिए, तो वहाँ से भी कंटामिनेशन हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातों पर हम लोग फोकस करते हैं कि जो रिपोर्ट पेशेंट का जाए वो एक्चुअल में जो सैंपल के अंदर में है वही बैक्टीरिया होना चाहिए। लेकिन जब भी हम लोग भी कन्वेंशनल मेथड करते थे, या इतना प्रॉपर जो एंटीसेप्टिक जो हम लोग प्रोसीड्यूर को नहीं मेंटेन करते थे, जैसे कि अभी हम लोग का ये सब सारा सब जो हम लोग का
जो प्लेट सब है, मीडिया सब है, हम लोग इसको परचेज करते हैं ब्रांडेड कंपनी का। और इसको कौन सा कंपनी से लेते हैं इसको? बीडी। हाँ, बीडी का तो हम लोग का सिस्टम सब है, लेकिन ये भी हम लोग का बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनी का। इसका कौन सा कंपनी का मंगाते हैं? हमको सब नहीं नहीं नहीं, ये प्लेट टार्सन एंड टार्सन का प्लेट हम लोग मंगवाते हैं। और इसको हम लोग एक प्लेट को यूज करने के बाद इसको हम लोग हटा देते हैं। और प्लेट भी हम लोग, मीडिया भी हम लोग खुद अपने यहाँ बनाते हैं, क्योंकि बाहर का मीडिया अगर बना हुआ लेंगे कंटामिनेशन रहेगा उसमें। अगर हम लोग रीयूज करेंगे कोई भी चीज़ को तो फिर उसमें भी चांस रहता है। तो इसीलिए हर एक जो यूज होने वाला चीज़ है, मैक्सिमम चीज़ को हम लोग उसको हम लोग यूज एंड थ्रो कर देते हैं, मतलब डिस्पोजेबल यूज करते हैं, जिसके कारण से कंटामिनेशन नहीं होता है। और इस तरह का हम लोग का क्लियर कट ग्रोथ जो है सो प्लेट में आता है, नो ग्रोथ का। तो अब जैसे कि ये सैंपल हुआ, अब इस सैंपल को लेके आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे? तो मान लीजिए इसका ग्रोथ है, हमको पता करना है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया होगा। तो इसके लिए इसको एक स्टेप होता है, ग्राम से स्टेनिंग करना होता है। तो इस जगह से ग्राम से स्टेनिंग करके ये पता करना होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है। क्योंकि आगे जो हम लोग एंटीबायोटिक का जो देखने जाएंगे या कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसके लिए हम लोग को ग्राम से स्टेनिंग करने के बाद आगे जो ऑटोमेटेड हम लोग का सिस्टम है, और उसके लिए जो हम लोग उसका जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं जो कार्ड का, तो वो हम लोग इसी ग्राउंड पे हम लोग उसका सिलेक्शन करते हैं। तो हम लोग दिखलाते हैं कि आगे अब इस कॉलोनी को हम लोग कैसे बढ़ेंगे। अब सपोज कीजिए कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पैनल कहाँ है? ग्राम पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पैनल हो गया कॉम्बो पैनल, ये पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म आया ग्राम पॉजिटिव, तब उसका फिर कॉलोनी लेके इमल्सन कर लेंगे लिक्विड का थोड़ा सा बनाने के बाद। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर वेल वगैरह है, ये दोनों में डाल देंगे। और उसके बाद जो है ना, कंसंट्रेशन को बनाने का एक टेक्निक होता है, उस तरह से कंसंट्रेशन में बनाना वो सिंपल है। बनाने के बाद इसमें पोर कर देंगे। और इधर जो देख रहे हैं हम लोग का इतना सारा माइक्रोवेल है, सब में बायोकेमिकल रिएक्शन होगा। इस सब वेल में बायोकेमिकल रिएक्शन होगा इस साइड में। और इधर इसमें एंटीबायोटिक वेल में डिफरेंट एंटीबायोटिक डिफरेंट वेल में डाला हुआ है। और ये 25 से लेके 30 एंटीबायोटिक का सेट रहता है। तो इस तरह से ये पैनल को हम लोग कॉम्बो पैनल बोलते हैं। कॉम्बो मतलब ये आइडेंटिफिकेशन भी करेगा, और कौन सा बैक्टीरिया है उस मशीन के अंदर में आइडेंटिफिकेशन भी करेगा, और कौन सा एंटीबायोटिक से ये ससेप्टेबल है या रेसिस्टेंट है। ससेप्टेबल है मतलब उसे लाइसिस होगा, रेसिस्टेंट है मतलब उस एंटीबायोटिक का इस बैक्टीरिया पर कोई इफेक्ट नहीं बना होगा, तो इसका भी पता चलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को इमल्सन बनाने के बाद और इसको हम लोग डाल देते हैं। ये जैसे ग्राम निगेटिव का, जैसे कि एक पैनल हम लोग का है, अगर सैंपल जो आ गया कॉलोनी में ग्राम निगेटिव है, तो उसमें उसके हिसाब से ही बायोकेमिकल टेस्ट पकड़ने के लिए दिया जाता है। और उस ग्राम निगेटिव के लिए कौन सा एंटीबायोटिक सब एप्रोप्रिएट होगा, उसका ही माने उसमें एंटीबायोटिक का डाला हुआ रहता है वेल में। और उसके बाद भी हम लोग का CLSI गाइडलाइन को वो लोग अपडेट करते हुए कि कौन सा एंटीबायोटिक अब इस पर मैंने काम नहीं कर रहा है, इस ऑर्गेनिज्म पर को नया सा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है। तो CLSI गाइडलाइन को भी इस सिस्टम को में हम लोग का मैंने अपडेट होते रहता है, जिसके कारण से जो लेटेस्ट और अपडेटेड रिपोर्ट और एक्यूरेट रिपोर्ट मिलेगा पेशेंट को। तो इस तरह से अब ये बनने के बाद, और स्कैनर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्कैन करने के बाद सैंपल को यहाँ पर है स्कैनिंग बारकोड लगा हुआ है। यहाँ से स्कैन करने के बाद और सीधा जो है इसको इसमें हम लोग का लोड कर देने के बाद कार्ट्रिज को लोड कर दीजिए। और उसके बाद वो अपना आप वॉक अवे सिस्टम है ये। उसके बाद आप चले जाइए और सैंपल का रीडिंग भी हो गया, और इसको डोर को क्लोज करने के बाद अब आपका काम, ये तो हम लोग का यूज हो चुका है इसलिए फेंकने वाला है ये। तो अब इस तरह से आपको 18 से 24 घंटा में
ये 24 आवर और 365 दिन इसमें एसी और लाइन चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें रात का 12 बजे भी 1 बजे भी जिस समय भी आईडी हो गया आइडेंटिफिकेशन तो वो अपना दे देगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो मॉनिटर है, तो अंदर मशीन के अंदर में क्या हो रहा है ये मॉनिटर पूरा बताएगा। और उसके बाद रिपोर्ट का जो एंटीबायोटिक जो निकलेगा, तो जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तो फिर एंटीबायोटिक निकालने के लिए या फिर इसमें कौन सा बैक्टीरिया आया है, तो इसके लिए जैसे कि यहाँ से प्रिंटर से हम लोग सीट निकालेंगे। एक पेशेंट का हम लोग दिखला रहे हैं जिनका रिपोर्ट अभी हुआ है। तो सबसे पहले ये हम बता देना चाहेंगे कि ये जो हम लोग का ऑटोमेटेड सिस्टम है और बिंदु डायग्नोस्टिक से और जगह के रिपोर्ट से क्यों अलग है, तो उसके पीछे रीज़न है ये बीडी का फोनिक्स M50 जो सिस्टम, ये USA का सिस्टम है। और आप कहीं से भी देख पाएंगे तो ये वर्ल्ड लीडर है कल्चर के लिए, बहुत पहले से था, अभी भी है। और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ये लोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इन लोगों के साथ जुड़े भी हुए हैं। क्योंकि रिपोर्ट के हर एक रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस बिंदु डायग्नोस्टिक बहुत पहले से उसको लेके चला है कि कितना वैल्यूएबल होता है। तो उस हिसाब से अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पेशेंट का होने के बाद ये बता रहे हैं यहाँ पे कि क्लेब्सिला एरोजिनस वो स्पीशीज का डिटेक्शन किया है। और ये इसका कॉन्फिडेंस वैल्यू बोल रहा है 93%। और ये यही बैक्टीरिया है, क्लेब्सिला ही है। तो किस ग्राउंड पे बोला गया? इतना सारा आप देख रहे हैं बायोकेमिकल टेस्ट है, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव कुछ वेरिएबल इतना सब। तो इतना सारा बायोकेमिकल टेस्ट होने के बाद ऑटोमेटेड सिस्टम में मशीन खुद कैलकुलेट करता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो हुआ उस सैंपल में, इस यूरिन के सैंपल में क्लेब्सिला एरोजिनस है। तो एक तो ये आइडेंटिफिकेशन कर दिया, और साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि वही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का नाम वही है। और दूसरा पैनल, उसी पैनल में जो एक साइड में लगा हुआ था एंटीबायोटिक सब का, जो उसमें वेल सब था, तो उसमें कौन कौन सा एंटी माइक्रोबियल मतलब एंटीबायोटिक का नाम है ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना लंबा लिस्ट है, अमिकासिन, जेंटामाइसिन, ये सबको पढ़ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से किस तरह के मतलब ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग सेट होता है एंटीबायोटिक का, बहुत सारा पैनल होता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसमें हम लोग 25 से 30 एंटीबायोटिक का भी रिपोर्ट हम लोग दे पाते हैं। और रिपोर्ट जो निकलता है MIC में, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के रूप में, तो इसका भी एक बेनिफिट है। लेकिन इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इस पर एक हम अलग से वीडियो बताएंगे कि MIC का क्या बेनिफिट होगा। नहीं, पहले तो कन्वेंशनल हम लोग 1+, 2+ इस तरह से लिखते थे। तो ये अपने आप में ऑटोमेटेड सिस्टम का बेनिफिट है। MIC में रिपोर्ट जाएगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक के साथ इफेक्ट देखा जाएगा जो बैक्टीरिया ग्रो हुआ है। तो जिसके कारण से अगर आपका कोई बहुत ही पुराना या कन्वेंशनल ड्रग्स था, बहुत पहले का था, लग रहा है कि नहीं वो सब तो अब काम नहीं करेगा, तो कब वो जब हो जाता है सेंसिटिव, तो पेशेंट को क्या होता है कि बहुत कम दाम का दवाई, बहुत पहले यूज होने वाला दवाई सभी रिस्पॉन्ड कर जाता है अगर सेंसिटिव आ गया। तो इस तरह से ये मरीजों को जो माने सस्ता दवाई का सिलेक्शन करने में भी मदद कराता है। और अगर सही रिपोर्ट मिल गया, एंटीबायोटिक सही मिल गया, आइसोलेशन अगर हम बैक्टीरिया को सही तरह से सेलेक्ट करके दिए, तो क्या होगा कि पेशेंट का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व होना ही है। लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक है ही, ये बैक्टीरिया उसका है ही नहीं, बैक्टीरिया लाइव इंड्यूस्ड है जो हर दिन हम लोग को झेलना पड़ता है। मरीज आते हैं बोलते हैं कि ये तो दूसरे लैब में ई कोलाई था, तो हम अब उनको कैसे बोलें कि भाई ई कोलाई था, कैसे हुआ नहीं हुआ, तो उन लैब वाले जाने। लेकिन हम लोग को अंदर से लगते रहता है कि कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना सैंपल में, फॉल्स पॉजिटिव को रोकना, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोई भी लैब का, अच्छे लैब के लिए। तो और उसके बाद तो सिस्टम तो है ही, सिस्टम का भी इम्पोर्टेंस है, बीडी का, एम्फोनिक्स, अब हम लोग नेट पर भी देखेंगे। तो इस तरह से मरीजों को एक लंबा लिस्ट चला जाता है एंटीबायोटिक का, फॉल्स पॉजिटिव नहीं होने देते हैं। फॉल्स पॉजिटिव अगर हो गया, एक मरीज बोल लेते हैं आपका कल्चर का रिपोर्ट का बहुत कॉस्टली होता है। हम बोले हाँ सर कॉस्टली तो होता है, आप क्या बोलिएगा, हम खुद बोलते हैं। और हर दिन तो हम यही बोलते रहते हैं, कंपनी वाले को भी बोलते हैं।
लेकिन वो लोग सुने तब ना, ये सब कुछ हम हाथ से तो कुछ लिख के भर नहीं देते हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं कंटामिनेशन रोकने के लिए, टार्सन का हम लोग का चाहिए, जो पेट्री डिश वगैरह होता है डिस्पोजेबल हम लोग यूज़ करते हैं कि रिपोर्ट कहीं भी मेरा एडजस्टेड नहीं हो। लेकिन सर आपका महंगा तो लगा, लेकिन एक बार भी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट दे देंगे और उसमें तो दवाई की ज़रूरत नहीं था, और तब जो आपको एंटीबायोटिक अगर चल गया पूरा कोर्स तो वो तो आपको पैसा भी लगेगा, और साथ ही साथ कोई भी अगर दवाई जाता है एंटीबायोटिक बॉडी में तो वो तो फिर बाहर निकलना होता है ना, तो या तो मोस्टली किडनी से निकले या फिर लीवर से निकले, तो उसको भी तो डिस्टर्ब करके निकलता है ना, तो वाइटल ऑर्गन है। तो इस तरह से हम लोग को लॉजिक यही है कि थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे हिसाब से ये हम करें कोई भी करें, लेकिन एक्यूरेट रिपोर्ट के सामने थोड़ा सा हल्का सा कॉस्ट का कोई महत्व नहीं होता है। बाकी तो आपका निर्णय है, आप सर्वोपरि आपका निर्णय होगा। तो इस तरह से हम लोग बताए कि हम लोग कल्चर किस तरह से अच्छे से इन्वायरमेंट में ये लाइन कॉस्टली इसलिए भी हो जाता है कि इसमें 24 आवर लाइन चाहिए, 24 आवर ऑनलाइन ईपीएस तो रहना ही चाहिए। उसके बाद एसी भी चाहिए इसको एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इंक्यूबेटर का टेम्परेचर एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस तरह से, और शॉर्ट में हम 2 मिनट में एक ब्लड कल्चर के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ब्लड कल्चर वाला भाई देना। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये विधि का बैकटेक FX40 ये ब्लड कल्चर का एक अलग से ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो अब इसमें ब्लड कल्चर तो कहने के लिए ब्लड कल्चर होगा, लेकिन ये ब्लड कल्चर एंड बॉडी फ्लूइड कल्चर इसको हम लोग बोल सकते हैं। इतना बोलना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट में लोग बोल देते हैं कि ब्लड कल्चर। लेकिन बॉडी फ्लूइड में जैसे CSF हुआ, एसेटिक फ्लूइड हुआ, प्लूरल फ्लूइड हुआ, सेमिनल फ्लूइड हो गया, या कोई भी और भी लिक्विड टाइप का चीज़ रहा, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, तो ये सारा चीज़ का टेस्ट करने के लिए हम लोग का बैक्टीरिया का मशीन हम लोग रखे हुए हैं। ये भी ऑटोमेटेड विधि का ही सिस्टम है। और इसमें सबसे बड़ा ब्यूटी है क्या, इसमें देखिए कि 2 तरह का हम लोग का वाइल है। तो अब पेशेंट का अगर हम लोग को ब्लड लेना होगा तो ये इसका देखते हैं कैप दोनों का अलग अलग है। तो पीडियाट्रिक्स के बच्चे लोगों के लिए है, तो इसमें 1 से 3 मिलीलीटर ब्लड से ही हो जाएगा। अब इतना छोटा बच्चा में 8 से 10 ml ब्लड लेना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, तो इसीलिए ये इसका ब्यूटी है ब्लड कल्चर मीडिया का। और दूसरा जो देख रहे हैं एडल्ट टाइप का, उसका कल्चर करने के लिए 8 से 10 ml लगता है। तो अब एक तो हुआ कि कम वॉल्यूम में ये अपना ग्रोथ करा देगा, इस तरह का इसमें डाला मतलब इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर में सब केमिकल डाला हुआ है। दूसरा क्या है कि आज के डेट में हम क्या बोलें कि कोई भी पेशेंट आप जब आते हैं इलाज के लिए तो उससे पहले वो दवाई एंटीबायोटिक ले ही लिए रहते हैं, चाहे इंजेक्टेबल फॉर्म में भी लोग ले लेते हैं, ओरल ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गया एंटीबायोटिक, तो वो ब्लड में जाने के बाद जब ब्लड में अगर हम लोग सैंपल इसमें डालेंगे, ब्लड अगर ये जो हम लोग का मीडिया है, तो इसमें के अंदर में एक एंटीबायोटिक न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर होता है। तो वो जो पहले से उनको चल चुका है एंटीबायोटिक, उस सबको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके कारण से ग्रोथ जो है सो स्पीड में हो जाएगा। और ग्रोथ अगर बैक्टीरिया है ब्लड में तो वो मतलब इसका ग्रोथ होगा। तो इसमें भी बस उसी तरह का बारकोड स्कैनर है, यहाँ से लेने के बाद इसका मॉनिटर है, इससे हम लोग सारा चीज़ देखेंगे और सैंपल लेने के बाद जस्ट हम लोग को फिर इसमें से लोड कर देंगे। और लोड करने के बाद स्कैन करने के बाद सैंपल समझ जाएगा, और इसका 24 आवर मॉनिटरिंग सिस्टम है। और अपना जैसे ही रिपोर्ट होगा ये मॉनिटर में सब आ जाएगा रिपोर्ट का। अब उसके बाद जो ये सैंपल होगा, ये सैंपल अब ये जब ग्रोथ जिसका हो गया, मतलब ग्रोथ देखने के लिए हम लोग कभी कभी तो 8 घंटा में भी ग्रोथ हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सेप्टिसिमिया पेशेंट है, या फिर इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत फास्ट ग्रोइंग है, तो 8 घंटा में ग्रोथ हो गया। और जिसमें ग्रोथ हो जाएगा तब ये हो जाएगा हम लोग का सैंपल। जैसे यूरिन को अभी हम दिखलाए थे कि कल्चर प्लेट पर लेंगे, इनोकुलेशन होगा। जैसे कि यहाँ तो हम लोग देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव ब्लड एगर का, ये ब्लड एगर का पॉजिटिव वाला सैंपल है। अब जैसे कि अभी ये
वहाँ पे उसी मशीन से निकला होगा, दोनों संजोग से पेडियाट्रिक्स का ही है। तो ये दोनों में वहाँ पे दिखलाया था कि इनके ब्लड में बैक्टीरिया है, मतलब ब्लड कल्चर पॉजिटिव उस मशीन में दिया गया। तो अब ये सैंपल हो जाएगा और आगे जैसे यूरिन का होता था इनोकुलेशन, उसी तरह से आगे फिर ये बढ़ेगा। तो एक स्टेप ब्लड कल्चर के लिए हम लोगों का बढ़ जाता है, और जिसमें ग्रोथ ही नहीं हुआ तो उसके बाद वहाँ से ही वो हट जाता है। तो आगे का तो स्टेप बता ही दिए, इनोकुलेशन होगा, इंक्यूबेटर में जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पे बारकोड लगेगा, और उसके बाद जो है सो हम लोग ग्राम स्टैंडिंग करने के बाद कॉम्बो पैनल सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद मशीन में जाएगा और फिर रिपोर्ट निकलेगा। यही है ना? यस। तो इस तरह से हम लोग कोशिश किए कि कल्चर रिपोर्ट का एक एक्यूरेट रिपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, कितना कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉस्टली हो जाता है। हम कोशिश किए आप लोगों को समझाने का सिंपल वे में। बाकी मेरे समझाने के दौरान या बात करने में अगर कुछ लगे कि ऐसा बोल दिए तो उसको वापस करते हुए और सुनने के लिए आप लोगों का मैंने हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बातों पे विराम करता हूँ। धन्यवाद।